students, welcome back to my channel हर्षिता's केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, और साथ में ही ये आपको टॉपिक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इन बोर्ड एग्जामिनेशन द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज ऑफ 5 मार्क्स, और ये जो चैप्टर है वो हमेशा 5 मार्क के क्वेश्चन में ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये स्टार्ट करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअल में होता क्या है, हम क्या स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ये एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जहां पर हम स्टडी करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जहां पर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, साथ में ही फैक्टर्स affecting to the rate of reaction, or we'll simply say that factors affecting to reactions. And third one is, we'll say that mechanism of the mechanisms. So केमिकल काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है, उस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स क्या होता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने एक रिएक्शन कैरी आउट करी है, तो उस रिएक्शन किस स्पीड से चलती है, कितना टाइम लेती है, तो उसे कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। और हम डिटेल में देखने ही वाले हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रिएक्शंस। फैक्टर अफेक्टिंग टू द रिएक्शंस इट मीन्स कि हमारे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उनके कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन सभी उनके कंडीशंस पे, उनके क्या वो रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ अफेक्ट करते हैं या नहीं, वो चीज़ें हम सब स्टडी करने वाले हैं अंडर द हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रिएक्शंस। एंड थर्ड वन इज मैकेनिज्म्स। Few mechanisms related to that reaction we are going to study, and hence we can say its definition. So chemical kinetics is the branch of chemistry in which we will be studying rate of reaction, factors affecting to the reactions, and mechanisms of the reactions, right? Okay, now let's start with first concept of it. The first concept is classification of rate of reactions. Classification of reactions on the basis of its rate. ओके, सो जिस स्पीड से जो भी रिएक्शन होती है उनके बेसिस पे हमने कुछ रिएक्शंस को कैटेगराइज्ड किया है। और कौन कौन सी कैटेगरीज है वो देखो ध्यान से। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो होगी वेरी फास्ट रिएक्शंस। सो वेरी फास्ट रिएक्शन कौन कौन सी होती है? वो रिएक्शंस होती है कि जो बहुत ही जल्दी रिएक्शन को करती है, राइट? तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेरी फास्ट रिएक्शंस आर ऑल दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इंस्टेंटली, राइट? विच टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। हम लिखेंगे यहाँ पे विच टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। अब वेरी फास्ट का मीनिंग क्या हुआ? क्या जितने स्पीड से मैं बोल रही हूँ उतने फास्ट में, या फिर जितने स्पीड से ये पेन जाएगा उतने फास्ट में? वेरी फास्ट इट मीन्स व्हाट? तो हम ये कहेंगे कि विच टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। यहाँ पर मैं आपको एक रेंज भी बता देती हूँ, और उस रेंज लगभग इतना रहता है, रेट इज इक्वल टू
10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 16 सेकेंड्स, राइट। तो ये रेंज होती है उन सभी रिएक्शंस की जो कि आती है अंडर वेरी फास्ट रिएक्शंस, राइट। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिएक्शंस आयोनिक रिएक्शंस होती है। कौन कौन सी होती है? आयोनिक रिएक्शंस। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं आयोनिक रिएक्शंस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, देखो जैसे कि ये हुआ AgNO3, राइट। AgNO3 क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करती हूं NaCl, राइट, सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम NaCl ऐड करते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है बनने की AgCl प्लस NaNO3। तो ये रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है जो हम क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं। तो ये रिएक्शन क्या है? एक एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है? वेरी फास्ट रिएक्शन, क्योंकि आप जैसे ही आप ये रिएक्शन में इन दोनों को ऐड करते हो वहां पर एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। सेकेंड हम एग्जाम्पल लेंगे, वो होता है अगर हमने बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसमें अगर हमने H2 बेरियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और उसमें अगर आप H2SO4 ऐड करते हो तो वो बनाएगा BaSO4 और साथ में ही HCl भी आएगा। तो ये रिएक्शन भी क्या कहा जाता है? इस रिएक्शन को भी हम वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और हमने बताया कि ऑलमोस्ट रेट कितना रहता है उसका, स्पीड क्या होती है उस रिएक्शन की। इसके बाद में हम स्टडी करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, और वो जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो होता है वेरी स्लो रिएक्शंस। तो वेरी स्लो रिएक्शंस का हमें पता ही है कि वेरी स्लो रिएक्शंस कौन कौन से होगी? ऐसी सब रिएक्शंस होंगी which takes days or months to complete, और ऐसे सभी रिएक्शंस को हम कहेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर मैं आपको एक ही एग्जाम्पल अभी समझाऊंगी, एंड दैट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट। ये क्या करते हैं? बहुत सारे दिन लगते हैं, मंथ्स लगते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अब हम थर्ड कैटेगरी देखते हैं इसकी कि थर्ड कैटेगरी क्या होती है। और थर्ड कैटेगरी जो होती है वो होती है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। सो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन इट मीन्स neither fast nor slow। ये ना ही फास्ट होती है और ना ही स्लो रिएक्शंस होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल में यहाँ पर है मेरे पास में जैसे इथाइल एसिटेट है, अगर CH3COO C2H5, ये क्या होता है? इथाइल एसिटेट। इथाइल एसिटेट को जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो ये अपने आप को कन्वर्ट करता है CH3COOH प्लस C2H5OH में, राइट। हाइड्रोलिसिस, या फिर हम सिंपल सा यहाँ लिखेंगे हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसलिए प्लस H2O। तो ये रिएक्शन ऐसी एक ही नहीं, ऐसी काफ़ी सारी रिएक्शन है जो कि क्या है, कैसे रिएक्ट करती है? एट मॉडरेट रेट। तो इस बेसिस पे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर rate of reaction. So I hope you understood this. Now let's start with next concept. Now next concept is rate of reaction। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? लेट्स स्टडी। रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने कहा था पहले भी कि रेट इट मीन्स क्या होता है? स्पीड, राइट। और हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस और उतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया गया हो उसे हम कहते हैं स्पीड। अब हमारे केमिकल रिएक्शंस जो है इनको हम स्टडी कैसे करते हैं?
हम ये देखते हैं कि इनका हम डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो हम इनका क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, राइट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने रिएक्शन जब स्टार्ट की थी तब उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन था, और जब रिएक्शन हमने खत्म करी तब उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन था। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। अंडरस्टूड। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, तो हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, change in concentration of reactants and products in interval of time. It means एक पर्टिकुलर टाइम में उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया है, उसे कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट करने के लिए हम लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, I am taking, and that one is R is converting into P. R stands for reactants and P stands for products. Okay, तो ये क्या हुआ, R और P क्या हुआ, R जो है कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो अभी अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, ध्यान से समझो इस चीज को। ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब बताओ मुझे कि कोई भी जब रिएक्शन हो रही है तो उसमें हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट तो यूज्ड अप हो रहा है, रिएक्टेंट को यूज किया जा रहा है, और इसीलिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होता है, और इसीलिए मैं लिखूंगी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। और ये इतना डिक्रीज कितने टाइम इंटरवल में हो रहा है, कितने टाइम इंटरवल में हो रहा है, उसे हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं यहां पर कहूंगी कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P, और वो भी कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो वो हम लिखते हैं इसमें। सो इन टू वेज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो समझ में आ गया होगा आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है। अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं सबसे पहले डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R देखूंगी अपॉन टाइम इंटरवल, और अगर मुझे P का निकालना है, प्रोडक्ट का निकालना है, तो मैं सिंपली कहूंगी इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ P and particular time interval. Now let's understand this concept. Consider that R1 and P1, ये कैसा था, ये दोनों का क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर ये R2 and P2 लेती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन एट इनिशियल, क्या कहेंगे इसको, इनिशियली। R2 एंड P2 अगर लेती हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम स्मॉल t, ठीक है। अब R1 और R2 तो मैं क्या कहूंगी, इसको ये निकाल सकती हूँ, चेंज इन R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन P इज व्हाट, P2 माइनस P1। तो इस बेसिस पे जो है हम इसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ये इसके लिए R का हम इसे निकाल सकते हैं, हम P का भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, और जो टाइम इंटरवल है तो यहाँ पर कितना था वो भी हम निकाल सकते हैं। किस बेसिस पे, तो जितना भी टाइम चेंज हुआ होगा उसमें हम कहेंगे T2 माइनस T1। तो आपका पहले टाइम कितना था, और बिगिनिंग में कितना टाइम था, और लास्ट में कितना टाइम है, इस तरीके से जो है हम इसको निकाल सकते हैं। और साथ में ही इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, चलो देखते हैं। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैं थोड़ा सा इसको यहां लिख लेती हूं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। हम इसको यहां लिख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट
ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब डिक्रीज है तो इसीलिए मैं वर्ड यूज करूंगी माइनस। माइनस किसका कंसंट्रेशन हम लेंगे, माइनस R अपॉन T, और स्मॉल t हम ले लेंगे। राइट, समझ में आया ये कैसे किया मैंने यहां से लिया कि उसका डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है तो किस तरीके से डिक्रीज हुआ है। सिमिलरली अगर ये इंक्रीज है तो इंक्रीज के लिए हम यूज करेंगे वर्ड P, और यहां इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस फॉर्मूला के थ्रू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। राइट, तो हमने क्या किया इसमें, हमने ये किया कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा याद रखो कि रिएक्टेंट्स का जो रेट रहेगा वो हमेशा डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट्स का जो रेट रहेगा वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रिएक्शन रेट जब प्रोडक्ट और इसका डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, हम इस फॉर्मूला से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमें याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हम याद रखेंगे अच्छे से। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फिर ये निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही है कि वो क्या शो करता है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट। अदरवाइज जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप उसको कोई भी मैथमेटिकल माइनस साइन की तरह यूज नहीं करना है। ओके, तो वो तो हम देखेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। और जनरल वे में अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखती हूँ इसको, देखो, अगर मैं अब एक जनरलाइज्ड इक्वेशन ले लेती हूँ या फिर बाय टेकिंग एन अनदर एग्जांपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ PCl5. So PCl5, that is phosphorus pentachloride, is dissociating into PCl3 and Cl2. अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है। अब अब यहाँ पर जब मैं लिखूंगी इसको तो मैं क्या लिखूंगी, माइनस, फिर ये डेल्टा साइन, R की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, PCl5 अपॉन डेल्टा T, और रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस जो भी चेंज है अपॉन डेल्टा T। तो इस तरीके से जो है हम किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और ये जो साइन है, ये जो ब्रैकेट हमने यूज किया, हमने क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं, या फिर सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम इसका कॉन्सेंट्रेशन शो करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, नाउ लेट्स स्टडी द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हम देख रहे हैं, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स क्या होते हैं इसके, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन की बात होगी मीन्स क्या होगा, मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन की बात मतलब मोल पर लीटर, और साथ में ही T है तो क्या आ जाएगा, सेकेंड। हेंस हम इसका कैसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या होना चाहिए इसका, मोल्स लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ये भी जो है हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें हेल्प करेंगे समझने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टूड स्टूडेंट, आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड द टॉपिक विच आई टॉट। ओके, नाउ लेट्स राइट डाउन दैट। Okay, now let's start with next, and next topic is average rate of reaction. Average rate and instantaneous rate of reaction. So average rate of reaction and instantaneous rate of reactions क्या होते हैं।
तो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा रेट ऑफ रिएक्शन का कि इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। बट जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ, अगर मैं यहाँ से अपने घर से मार्केट जा रही हूँ, ठीक है, अब जब जो हमारी स्पीड है तो क्या पूरे टाइम मेरी स्पीड एक ही जैसी रहेगी? क्या ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है जहाँ पर मुझे ट्रैफिक ना मिले वहाँ पर मैं बहुत तेज़ गाड़ी भगाऊँ, जहाँ पर ट्रैफिक मिलता हो वहाँ मुझे थोड़ा सा रुक के चलना पड़ेगा। तो मैं जो स्पीड जो बताऊंगी तो ये तो नहीं बताऊंगी ना कि मैंने यहाँ पर इतना किया, मैं तो एक एवरेज स्पीड निकालूंगी। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन जब भी फाइंड आउट किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? एक्चुअली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। क्या होता है वो? हमेशा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम यहां पर लिखते हैं कि ये क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एज अ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें हम ये सिंपल लिखेंगे कि किस तरीके से हम उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर वो रिएक्टेंट हो और अगर प्रोडक्ट है तो हम इस तरीके से उसको भी निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स स्टडी द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स क्या? क्या होता है ये? अब क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि हम जब गाड़ी चलाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो मेरी स्पीड हर बार तो एक ही जैसी नहीं चलेगी, राइट? क्योंकि मैं मार्केट जा रही हूँ, वहां पर हो सकता है कभी ट्रैफिक आ जाए, कोई सामने आ जाए कुछ, तो मेरी स्पीड जो है वो कम ज्यादा होते रहेगी। तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जो मेरी स्पीड होगी उस वक्त पे उसे मैं कहूंगी इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर भी इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स क्या है? वो पर्टिकुलर स्मॉल चेंज के लिए। तो इंस्टेंट का वर्ड का मीनिंग हम क्या याद रखेंगे कि उसका एक स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा उसके लिए हम कहेंगे इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम ये कहेंगे कि जब भी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रहता है, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जब रहता है तब हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं dx, राइट? हम क्या यूज कर रहे हैं? स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन dx। और साथ में ही अगर हमारे पास में स्मॉल चेंज इन टाइम अगर आता है तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे dt। तो dt और dx जो हमने वर्ड्स यूज करे हैं, ये दोनों वर्ड्स हम यूज करते हैं स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेट करना है, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, सो हाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग? आई विल बी राइटिंग हियर एज माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन dt, राइट? और सिमिलरली यहां पर लिखूंगी प्लस डी ऑफ P अपॉन dt। देखो अभी हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े ये सभी कॉन्सेप्ट्स लगभग एक ही है। वो क्या बता रहे हैं? वो सिर्फ बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसको एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और जो नेक्स्ट जो है, अगर हमें छोटे छोटे इंटरवल के लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो वो हम निकाल सकते हैं इस मेथड से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।